मौलाना फजलुर रहमान का 27 अक्टूबर को आज़ादी मार्च का ऐलान। मियां शहबाज शरीफ का धरने की क़यादत करने से इनकार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ताजरों से मुलाकात, मसाइल हल करने की यकीन दहानी। क्या मुल्क में एक निसाब और यकसा निज़ाम तालीम का ख्वाब पूरा हो सकेगा? पूछेंगे वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद से। And a very warm welcome to the show. पाकिस्तान इस वक्त जहां कई मसाइल से नबद आजमा है, उनमें से एक अहम मसला फरसूदा निज़ाम तालीम है। अगर देखा जाए, हम तो रोज अपने टॉक शोज में पॉलिटिकल मामलात पे ज्यादा बात करते हैं, जो उस वक्त की रीसेंट डेवलपमेंट होती है उससे बात करते हैं, लेकिन अगर दूररस आपने मुल्क को तरक्की देनी है, अगर आपने मुल्क का रूट कॉज से जो मसला है वो खत्म करना है, तो वो एजुकेशन ही है। और तहरीक इंसाफ ने अपनी इंतखाबी मुहिम में सबसे ज्यादा अहमियत सेहत और तालीम के शोबों को ही दी थी, इसलिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ये इनकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तानी तालीम के शोबे में हमने ये देखा ओवर द इयर्स हम बहुत पीछे रह गए। एक नजर अगर आप डालें, जस्ट टू रीकैप, पाकिस्तान में खवानदगी की शरह 58% है। 5 करोड़ बच्चों में से सिर्फ 44% स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों की तादाद में सिर्फ 5% इजाफा हुआ है। अभी भी मुल्क में 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में 90 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम मुल्की जरूरियात के मुताबिक तरतीब नहीं दिया जा सका। मुल्क में PhD लेवल तक तालीम हासिल करने वाले भी आपको बेरोजगार ही नजर आते हैं। मुल्क में कई तरह के तालीमी निज़ाम चल रहे हैं, यानी पैरेलल सिस्टम्स, जिसकी वजह से हम एक सोच और एक कौम नहीं बन सके। तहरीक इंसाफ ने इस खामी को दूर करने के लिए वादा किया था कि वो मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम नाफिज करेंगे। इस हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई है, जिसके बारे में वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। हम जो इत्तेहाद तंजीम वफाकुल मदारिस है, उनके साथ भी हमारे जो मुज़ाकरात थे या गुफ्तगू थी वो जारी थी। और आपको याद होगा कि 6 मई को हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी इत्तेहाद तंजीम वफाकुल मदारिस के साथ, उसमें हमने कुछ चीज़ों को अग्री किया था और कुछ चीज़ों पे इत्तेफाक हो गया था और कुछ चीज़ों पे अभी मजीद गुफ्तगू होनी थी। और जो मैं आज आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि जिन चीज़ों में गुफ्तगू रह गई थी वो भी हो गई और मजीद इत्तेफाक हुआ बहुत सारी चीज़ों में। और जो मदरसे जो हैं वो अगर रजिस्टर हो जाते हैं या लेकिन उसके बाद कोई ऐसी चीज़ की जाती है तो वो जो कि उन शराइत के खिलाफ है जिनके तहत हुआ है, तो फिर भी उनको नोटिस दे के उनको रजिस्ट्रेशन ख़त्म की जा सकती है। ये खास तौर पे मदारिस के हवाले से था। इसका जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान यकसा निज़ाम तालीम और दीनी मदारिस इस्लाह के अमल को एक साजिश करार देते हैं और वो एक हिंड्रेंस समझी जा सकते हैं। इस हवाले से पॉलिटिकल रीजन भी है मौलाना फजलुर रहमान के, क्योंकि वो हुकूमत के खिलाफ हैं और वो जवाज चाहते हैं जिसको वो ऐसा जवाज चाहते हैं जिसकी वजह से वो सड़कों पर आ सके या लोगों को सड़कों पर ला सके। क्या कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, लेट्स वॉच हिम। हुकूमत में आते ही दीनी मदारिस पे हाथ डालने की कोशिश की, दीनी मदारिस की हुर्रियत पर हमला किया और आज भी मुख्तलिफ तरीकों से वो दीनी मदारिस के खिलाफ इक़दामात के लिए हीले बहाने तलाश कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, दीनी मदारिस उनको हजम करना कोई इतना आसान काम नहीं है। दीनी मदारिस तुम्हारे लिए लोहे के चने साबित होंगे। हम ये कहते हैं ये मिलियन मार्च, ये तो दीनी मदरसों के मासूम तलबा को ले आते हैं। अगर आज यहां पर 10 से 15 लाख का इज्तिमा है, आप बताएं इसमें दीनी मदरसे का तालिब इल्म कितना होगा? एक शरीफ नफ्स और पाकिस्तान का शरीफ शहरी अगर दीनी मदरसे का तालिब इल्म है,
नौजवान है, उसका वोट है और वो जलसे में शरीक होता है। ये शौकत महमूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अब एजेंडा तो काफी लंबा है आपका, लेकिन डू यू थिंक इसका रुख बदला जा रहा है, इसको मदारिस की तरफ ले गए? क्योंकि यकसा निज़ाम तालीम में सिर्फ मदारिस तो नहीं आते। ये पहले तो मैं ये मौलाना फजलुर रहमान जो है ना, मौलाना पता नहीं कि फजलुर रहमान साहब जो है, क्योंकि यहाँ पे इनके वालिद मौलाना थे, लेकिन क्या इन्होंने विरसे में मौलानियत भी आ गई है, ये तो मुझे इसकी समझ नहीं आती। बहरहाल यू डू नॉट कंसिडर हिम मौलाना? नहीं, वो तो एक तालीम का एक दर्जा है ना, मौलाना होना तो तालीम का एक दर्जा है ना। लेकिन अगर इनके वालिद साहब एक तालीमी शख्सियत थे, मजहबी शख्सियत थे, उसका मतलब ये तो नहीं कि विरसे में आप खुद भी फौरन मौलाना बन जाए। लेकिन बहरहाल वो एक अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये फजलुर रहमान जैसे लोगों ने बर्बाद किया है तालीम को। बर्बाद इसलिए किया है कि ये अपनी सियासत को चमकाने के लिए तालीम का जो सहारा लेते हैं। मदरसों ने बहुत अच्छा काम किया पाकिस्तान में। मदरसों ने ये किया कि उन्होंने जो सबसे गरीब बच्चे थे, जिनको कोई रियासत जो नाकाम हो गई थी, रियासत उनकी परवाह नहीं कर रही थी, उन बच्चों को मदरसों में तालीम मिली। उनके लिए कोई खर्चा उन्होंने हुकूमत से नहीं लिया, लोगों से पैसे इकट्ठे किए और गरीब बच्चों की तालीम और तरबियत पे तवज्जो दी। इसलिए उनकी जो आप समझें कंट्रीब्यूशन है वो लाजवाब है। लेकिन ये फजलुर रहमान जैसे लोग जो है ना, उनको खींच के ले आते हैं सियासत के अंदर, क्योंकि वो अपने आप को सियासत में नहीं लाना चाहते। और मैं ये समझता हूँ कि 5 से 16 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, जो कि स्कूल में हों, चाहे किसी भी स्कूल में हो, मदरसे में हो, सरकारी स्कूल में हो, अंग्रेजी स्कूल में हो, उनको सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ये फजलुर रहमान जैसे लोग जो है ना, उनको अपने जलसों को भरने के लिए, अपनी तहरीकों को कोई दुआम बख्शने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए ना मदरसे के बच्चों को, बेचारों को इस्तेमाल करते हैं। और मेरा ख्याल है कि अब ये आगाही आती जा रही है मदरसों में भी कि वो तालीमी इदारे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी जितने भी मुज़ाकरात किए हैं वो हमारे साथ किए हैं, यानी कि वजारत तालीम के साथ किए हैं। इसलिए एक तो मैं ये फजलुर रहमान जैसे लोगों को कहूँगा कि ज़रा मुस्तकबिल ख़राब ना करें पाकिस्तान के बच्चों का, सियासत ज़रूर करें, लेकिन इनकी हालत यह है कि इनको अवाम में तो पजीराई है कोई नहीं, इसलिए कि इलेक्शन रोज़ार जाते हैं, सिर्फ जोर जो है और ताकत जो है वो शो करना चाहते हैं मदरसों के। कितने मदारिस हैं मौलाना फजलुर रहमान के अंडर? मौलाना फजलुर रहमान के अंडर तो एक 0 मदरसा है, ठीक, लेकिन वहाँ पे जो वफाकुल मदारिस अल अरबिया है शायद, जो कि जिनका कुछ इनके साथ ताल्लुक है, और उसकी वजह से बहुत सारे, एक्चुअली इसको आपको समझना पड़ेगा, है ये कि 5 वफाक है। वफाक यानी कि बोर्ड है जो कि इम्तिहानात लेते हैं। उनमें से एक बोर्ड जो है वो ऐसा है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि उनकी जो लीडरशिप है उसकी इनके साथ कुर्बतदारी है फजलुर रहमान, और उसको इस्तेमाल करते हैं ये फॉर पॉलिटिकल रीजन, और ये बड़ी ज्यादती है। इज इट फॉर श्योर के इस्तेमाल करते हैं? वो कह रहे हैं उनके वोट है, उनको इजाजत है, उनको हक है अपनी मर्जी से। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के वोट नहीं होते। ये इंतहाई ज्यादती है पाकिस्तान के बच्चों के साथ। और मैं तो बल्कि हुकूमत को, कैबिनेट को रिकमेंड करूंगा कि 16 साल से कम उम्र बच्चों को जो सियासत में उकसाता है या लेके आता है, वो एक जुर्म होना चाहिए, क्योंकि तालीम बर्बाद होती है उनकी। ओके, अब ये हैविंग सेड दैट, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां तो इजाजत नहीं होती बच्चों को पॉलिटिक्स से बात करने की, पॉश एलीट किसी भी जगह इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये खास तौर पे फजलुर रहमान जो है और लोग भी है, वो उनकी सियासत और है क्या। देखे ना, अवाम पे जाते हैं। अब ये दूसरा इलेक्शन है जो 2 दफा इलेक्शन हारा है, तो अवाम में तो कोई पजीराई नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ जोर किस बात का कि जी हम 15 लाख, फिर झूठ बोलते हैं। मतलब है कि एक तरफ से अपने आप को एक मजहबी शख्सियत कहते हैं, फिर झूठ बोलना, द्रोह गोई करना कि जी 15 लाख लोग हम सामने खड़े हैं। खुदा का खौफ करे, सच बोलना सीखे। और वो सारे जो लोग आए हैं उनमें से बेशतर जो है वो मदारिस के बच्चों को लेके आ जाते हैं।
तो मैं ये कहता हूँ कि मदारिस के बच्चों और 16 साल के बाद भी जो बच्चे शहादत आलमिया पढ़ रहे हैं, जो दरस निज़ामी पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने दें, अपने काम में रहने दें, उनको सियासत में ना घसीटें। सियासत करनी है तो अपने अवाम के जरिए करें, उनके जरिए ना करें। ओके, दिस वाज पॉलिटिकल स्टेटमेंट, लेकिन आपका प्लान है क्या यकसा निज़ामी तालीम के हवाले से? और मदारिस सिर्फ ये वाले तो नहीं है, मदारिस तो ऑल ओवर पाकिस्तान है, तो उनकी क्या रेशियो है और आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, बात ये है कि हम समझते हैं कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसकी बहुत सारी खराबियाँ हैं, और स्कूल के निज़ाम में अपनी खराबियाँ हैं, हायर एजुकेशन के निज़ाम में, लेकिन कुछ मुश्तरक खराबियाँ हैं जो कि हज़ारे जो हर सिस्टम है। अब पहली खराबी ये है कि हमने अपने निज़ाम तालीम को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल और मदरसा के निज़ाम। वो अपना अपना अलग अलग सिलेबस पढ़ते हैं, अपने अलग होते हैं, यानी कि हमने जहनों के, कौम के जहनों को तकसीम कर दिए। ठीक है। दूसरा ये है कि हमने इसमें चंद बच्चे जो कि अंग्रेजी एलीट स्कूलों में जा रहे हैं वो इस निज़ाम में कामयाब हैं, और बाकी जो है उनके लिए कामयाबी हासिल करने के लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी ज़बान, उनकी इंग्लिश मीडियम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाना, एलीट इंस्टीट्यूशन में जाने का फ़ायदा है। हमने ये जो नाइंसाफ़ी है उसको भी ख़त्म करना है, और कौम के जो बिखरे हुए जहन हैं उनको भी इकट्ठा करना है। और तीसरा जो है वो सारी तालीम पे है, लेकिन ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन पे, लेकिन लोअर जिसका आपने जिक्र किया कि तालीम ऐसी हो जिसका कोई ताल्लुक आपके मुआशरे के साथ, आपके बिजनेस के साथ, आपकी इंडस्ट्री के साथ हो, ताकि जो तालीम से जब ग्रेजुएट करता है तो उस बंदे को नौकरी मिल जाए। ठीक है। आपने जिक्र किया पीएचडीज का। अब पीएचडीज ने अगर ऐसे मज़ामीन में पीएचडी की है जिसकी मार्केट में कोई खपत नहीं है, और वो अब क्या किया जाए, उनको कोई हायर करने के लिए अगर तैयार नहीं है, अब गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ करेगी, और हम करने का सोच भी रहे हैं कि कुछ स्टाइपेंड लगा दें, लेकिन जस्ट बिकॉज के 600-700 लोग पीएचडी करके बैठे हुए हैं ऐसे मज़ामीन में जिनको कोई जीरा ही नहीं है। इट्स नॉट जस्ट फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स। अभी आप ही जाते हैं मुख्तलिफ कॉलेजेस में, वहां पर आपकी बल्कि गवर्नमेंट के थ्रू ही हुआ था एक सेमिनार, वहाँ एक स्टूडेंट ने यही सवाल किया कि हम किसी भी फील्ड में चले जाएं, या आप मदारिस के स्टूडेंट्स ले लें, आप पीएचडीज ले लें, आप मास्टर्स किए हुए ले लें, फील्ड्स की कमी है पाकिस्तान में। क्या वजह है कि एक यूथ ये समझ रही है कि हम बस बाहर चले जाएं तो हमारा फ्यूचर है? नहीं, देखिए, अगर मुआशी प्रॉब्लम्स तो कुछ है जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि बाहर जाने से उनकी इनकम में इजाफा हो जाएगा, ये बड़े पिछले 30-40 साल से हो रहा है, और ये आइंदा भी होता रहेगा। लेकिन ये जो सारे मसाइल मैंने आपको बताया, इनका हल करने के लिए हमने कई इकदाम उठाए हैं, लेकिन एक कदम जो हमने उठाया है वो ये है कि हम एक नया निसाब बना रहे हैं। जो नया निसाब हम बना रहे हैं वो उसमें ये सारी चीज़ें होंगी कि उसका ताल्लुक मुआशरे से हो, उसका ताल्लुक नौकरियों से हो, एक अच्छा इंसान बनाए, अच्छा मुसलमान बनाए। You're going to change everything, सारा कोर्स चेंज नहीं करना, ऐड ऑन देखें, कोई नया इन्वेंट तो नहीं करना ना हमने। मगर ये हर गवर्नमेंट नहीं करती है कि निसाब तब्दील करना शुरू कर देती। इन्वेंट नहीं हमने करना, हमने ये करना है कि जो अब दुनिया जहान के मुख्तलिफ सिलेबाए हैं उनको और करिकुलम्स हैं उनको सामने रख के, और जो हमारे अपने तकाजे हैं उनको जहन में रख के, फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि एक तो बहुत सारी नई चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं, ठीक, बहुत सारी चीज़ें वही होंगी जो पहले। अब मैथ है तो अगर आपने अर्थमेटिक पढ़ानी है तो अर्थमेटिक तो वही है ना जो कि पहले भी थी, 1+1=2 ही होगा ना। आप ये तो नहीं कोई और कोई चेंज हो गई है काफी। नहीं, मतलब ये है कि आपने बुनियादी चीज़ें जो हैं वो तो पढ़ानी वो वही रखनी है, ठीक। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी करना है कि हम जो निसाब लेके आए वो सारे पाकिस्तान के बच्चों के लिए एक हो, ठीक है, यानी कि मदरसों के लिए भी, सरकारी स्कूलों के लिए। तो वो जो यकसानियत है वो हमने अक्रॉस द बोर्ड करनी है, जो कि आज तक पहले कभी नहीं हुआ। ओके, अगर कमिंग बैक टू मौलाना फजल रहमान, उन्होंने 2 पॉइंट्स रेज किए। एक तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के अंदर या वजारत तालीम के मातहत लाने के लिए कभी कोई बात ही नहीं हुई है। तो खैर उनको अगर आप पूछेंगे तो आपको कुछ पता लग जाएगा। देखिए, हमने कोई बेतहाशा मीटिंग्स की मुख्तलिफ उलमाए कराम से, उसमें इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस भी है जो कि 5 वफाकों पर मुश्तमिल है। उसके बाद हमने जनाब मौलाना ताहिरुल कादरी साहब के लोगों से जो बहुत सारे इदारे चला रहे हैं उनसे बात की। हमने भेरा के एक निज़ाम है जिसमें बहुत सारे लोग हैं वो किए, और हमने उलमाए कराम
हर किस्म के आलम से हमने मिले। सो ये मुख्तलिफ चीज़ों के साथ कर करके जो ख़ास तौर पे ज़रूरी है, और मेरा ख्याल है कि आपके पास उसकी कॉपी मौजूद है, हमने इत्तेहाद तंज़ीमुल मदारिस के साथ एक एग्रीमेंट साइन की है। ठीक। और उस एग्रीमेंट में 3-4 बुनियादी बातें हैं, लेकिन मुख्तसरन ये है कि सारे इदारे रजिस्टर होंगे, जिस तरह के सारे सरकारी स्कूल और गैर सरकारी स्कूल रजिस्टर होते हैं, इस तरह ये इदारे भी रजिस्टर होंगे। और रजिस्ट्रेशन जो है वो किसी कुछ शराइत पे होगा और उन शराइत को पूरा किया जाएगा। और जो सबसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिसपे एक आप समझें कि एक इनकलाब आया है, वो ये है कि मदारिस के बच्चे जो हमारे बोर्ड के इम्तिहानात हैं वो लेंगे। इसका मकसद ये है कि जो बच्चा FSC करके या FA करता है, आम बच्चा, मदरसे का बच्चा भी FA FSC करेगा। ठीक है। उसके लिए भी एक नई दुनिया सारी खुल गई है। वो किसी करियर में जा सकता है, वो मेडिकल स्कूल में जा सकता है, वो मतलब जो आलिम बनना चाहे तो आलिम बन सकता है, यानी कि उसके पास एक करियर चॉइसेस खुल गई। पहले क्या होता था? पहले यह था कि मदरसों का जो निज़ाम था, दरसे निज़ामी का, उनके अपने इम्तिहानात थे, उसको बाकी चीजें कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता था। इसलिए उनके करियर बच्चों के लिमिट होते थे कि वो आलिम या मस्जिद के इमाम बनते थे और कोई करियर नहीं होता था। अब ये सारे करियर खुल जाए। और मस्जिद के इमाम बनने के लिए कोई अभी तक रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं है, एक लिहाज से कि आपको हाफिज होना चाहिए, उसके बाद आपको दरस निज़ामी अगर आपने किया है तो आपको हदीस और इन चीज़ों पे कुछ अबूर हासिल हो जाता है। हाँ, लेकिन देखें ना, वो तो हम बिल्कुल हमें इमाम मसाजिद के इमाम भी चाहिए, हमें मुफ्ती भी चाहिए, हमें आलिम दीन भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेकिन साथ साथ बच्चों के पास जो मदरसे से तालीम हासिल करते हैं, जो बहुत गरीब बच्चे हैं, और मैं फिर तारीफ करूंगी मदरसे वालों की कि उन्होंने कमाल का काम किया है, लेकिन उनके पास और कैरियर भी खुले होने चाहिए। ओके, जो दूसरा पॉइंट हमारा फजल रहमान का, वो कहते हैं इंटरनेशनल एजेंडा, वो आपकी खैर गवर्नमेंट को इंटरनेशनल एजेंडा कहते हैं, वो कहते हैं मदारिस के ऊपर आए। ये कौम के दुश्मन है। मैं क्यों कहता हूँ कौम के दुश्मन? इसलिए नहीं कि मैं मुझे कोई जाती फरखाश है फजल रहमान से, कोई फरखाश नहीं है, लेकिन ये जो बच्चे मदरसे के हैं, जिनके लिए एक नए कैरियर बन रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी संवर जाएगी, जो कि बेहतर हो जाएंगे, वो सारे बच्चों के, पाकिस्तान के सारे बच्चों के साथ शामिल हो जाएंगे, उनके मुस्तकबिल को बर्बाद करने के दर पे हैं सिर्फ अपनी सियासत के लिए। और इसलिए ना ये जो है ना, ये बड़े मैं कहूँ जालिम लोग हैं। देयर इज नो इंटरनेशनल एजेंडा। इंटरनेशनल एजेंडा, ठीक है, हमारा नेशनल एजेंडा है। राइट, पर अगर दहशतगर्दी का हमें प्रॉब्लम रहा है तो पाकिस्तान को रहा है, उसका मदरसों से कोई ताल्लुक बराह रास्त नहीं है। लेकिन मतलब हमारे जो अपने मसाइल हैं, हमने अपने फैसले खुद कर रहे हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, एंड वी विल बी राइट बैक। ये अधूरी है तुम्हारी। एंड वेलकम बैक। एक बात जो आपको याद होगा, हमारे प्रोग्राम में आप आए थे, उस वक्त आपने कुछ कहा था, दैट्स अबाउट अ ईयर अगो। लेट्स वॉच शफकत महमूद साहब ने क्या कहा था। एक तो ये है कि जो लोग, जो अशराफिया इस मुल्क के साथ कर रही थी और लूट रही थी और एंजॉय कर रही थी, अब उसको हटाया तो वो कहीं खामोश बैठेगी? उसने कुछ ना कुछ तो करना है, और वो उसने ये करना है कि वो इल्ज़ाम लगाएगी कि ये इलेक्शन झूठा है, फलाना है, ये है, वो है, इमरान के वो ज़ाती हमले करेगी, हमारे पे हमले करेगी, कभी फौज का इल्ज़ाम देगी, इस्टेब्लिशमेंट का इल्ज़ाम देगी, कोई करे। और फिर बदकिस्मती से एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी है जो कि पाकिस्तान को बड़ी नुकसान पहुंचाना चाहती है। वो देखती है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, एक मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है, जो कि उनकी आंख में खटकती है, और वो पाकिस्तान की आर्मी को देखते हैं, और वो पाकिस्तानी आर्मी को देखते हैं एज एन ऑब्स्टिकल। पाकिस्तान को ब्रेकअप करने के लिए बड़ी साजिशें हो रही है। कंसिडरिंग कि एक कैंपेन चलने जा रही है आपकी गवर्नमेंट में, आपने 1 साल पहले ही प्रोजेक्ट किया था, डू यू थिंक इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट इज अगेंस्ट यू? नहीं, मेरा ख्याल है कि हमने अपनी डिप्लोमेसी से और अपने सफारती कोशिशों से बहुत हालात बेहतर किए हैं। मिसाल के तौर पे जब हमने हुकूमत संभाली तो हमारे तल्लुकात अमेरिका से बहुत ही बुरे थे, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मेहनत की वजह से और एक ज़ाती काबिश की वजह से, और उसके बाद हमारे तल्लुकात में बहुत बेहतरी आई है। अब आपने देखा कि UN के अंदर जिस तरह की पजीराई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिल रही है, शायद ही कभी किसी पाकिस्तानी लीडर को मिली हो।
मसलन क्या फर्क हुआ उससे? मसलन ये है कि आप ये देखें कि जो मीडिया पे जिस तरह का प्रोजेक्शन हो रही है, जिस तरह लोग उनको, अभी आया कि ट्विटर पे लोगों ने जो सर्चिंग की सारी, नंबर 1 पे इमरान खान थे, जिस तरीके से सदर ट्रंप जो है वो जिक्र कर रहे हैं इमरान का, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अमेरिकी सदर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वो कह रहे हैं कि जाके आप ईरान के साथ हमारी जो नेगोशिएशन करा दें, उसमें आप सालसी करा दें, सालसी का किरदार अदा करें, ये कोई मामूली बातें हैं। पहले तो हमें पर्चियों वाली सरकार थी जिनको बात करने का तरीका वो पर्चियां निकाल के देखते थे क्या कहना है। तो ये तो अब तो बहुत ये तो डायरेक्ट जाइब दिए नवाज शरीफ साहब पे, लेकिन सर कुछ स्लिप ऑफ टंग तो फिर खान साहब से भी हो जाते हैं अगर हम ऐसी बात करें। लेकिन वो पर्चियां उठा के फिर लोग कहते हैं कि पर्चियां ले जाएं ताकि स्लिप ऑफ टंग ना हो, तो ये तो नहीं कह सकते। आई डोंट नो कि कौन ठीक है, दोनों के फॉलोअर्स हैं, दोनों पॉपुलर हैं, बट यू बिलीव कि जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का खदशा था वो एक साल में आप चीन के साथ हमारे तल्लुकात देख लें, आप अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात देख लें, और ये वो ताकतें जो आपस में एक लिहाज से दस्तो गिरेबां हैं, लेकिन हमारे तल्लुकात उनसे बेहतर सिर्फ ये है कि, और हिंदुस्तान को जितना चैलेंज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया है, जिस तरीके से मोदी को एक्सपोज किया है कि ये एक फाशिस्ट हिटलर नुमा शख्सियत है, और जिस तरीके से कश्मीरियों के कॉज को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि मैं बड़ी देर कश्मीर कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ, मैं पिछले 30 साल से पॉलिटिक्स में भी हूँ। मौलाना फजल रहमान जब चेयर थे तब भी मेंबर रहे। रहमान ने तो ढिले का काम नहीं किया। आप तब रहे हैं मेंबर उसके? नहीं, मैं उनके साथ था जनाब नवाबजादा नसरुल्लाह खान के साथ, लेकिन इन्होंने ढिले का काम नहीं किया, सिवाय एक मिनिस्टर कॉलोनी में बैठे रहे और मजे लेते रहे, एक टक्के का काम नहीं किया इन्होंने। तो अब आप देखें कि जिस तरीके से कश्मीर कॉज की इमरान खान साहब कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान का जो सफारती माहौल है, वो जो आपने जो क्लिप सुनाया मेरा, उससे बेशुमार आप कह सकते हैं बेहतर है। राइट। और हिंदुस्तान पे जो प्रेशर अब है ये पहले नहीं था, और इंशाल्लाह अभी आप देखेंगे कि आगे भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस तरीके से और हमारे मसल्ह फौज जिस तरीके से मिल के इकट्ठे, और सारे हमारे पाकिस्तानी सब लोग मिल के, देखिए सारी जब कौम इकट्ठी होती है तो बड़ा कुछ हो जाता है, तो कौम इकट्ठी है और इंशाल्लाह ताला ये आप देखेंगे। आपने बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स, जो कि सच है, फासिस्ट रिजीम है मोदी की, हिटलर है, बट सख्त है वो हर एक के साथ, लेकिन फिर एक तरफ तो ये बात बिल्कुल सच है, बट ऑपोजिशन फिर आप पे इल्जाम लगाती है। शायद खाकान अब्बासी साहब का खत आपने देखा होगा, उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर मुझे मिल भी गए प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, इशू भी हो गए जो आप लोग नहीं कर रहे, I will not attend the National Assembly session. He says, I regret that I have not received even a response to my letter. Your inability to facilitate members of the National Assembly to discharge their constitutional duties is a violation of the basic principles of democracy and traditions of parliament. And that's not just Shahid Khaqan Abbasi. मीडिया के लोग भी नाराज हैं। देखिए मुझे नहीं पता कौन नाराज है। मैं समझता हूँ कि नैब जिस तरीके से काम कर रही है, उन्होंने बदकिस्मती से जो सारा ये जो हमारा एहतसाब का निज़ाम है उस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। You agree? मैं समझता हूँ, इसलिए कि अगर वो किसी पे हाथ डालते हैं तो उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं, ताकि लोगों को ये नज़र आए कि जिन्होंने, और लूट मार बेशुमार हुई है, और मैं समझता हूँ कि तारीखी सतह पर लूट मार हुई है, लेकिन हमारे जो एक्शंस होने चाहिए, और जो एक्शंस होने चाहिए वो सोचे समझे होने चाहिए, तो आपका केस पूरा तैयार होना चाहिए। तो उस हद तक तो मैं समझता हूँ कि आप क्या करेंगे नैब को ठीक करने के लिए? हम तो देखें नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, आपकी गवर्नमेंट का नहीं, देखें नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि अब मसलन जिस तरह इमरानुल हक को इन्होंने पकड़ा है, जिसके बारे में सारी दुनिया समझती है कि वो इंतहाई एक प्रोफेशनल आदमी है और उसकी कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें वो मुलव्विस है, लेकिन उसको पकड़ लिया है। तो उससे और 2 महीने के बाद कोई अभी तक इन पे और बाकियों पे कोई चार्जशीट भी नहीं लगाई। तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि सारा जो पाकिस्तान में लूट मार हुई है वो तारीखी है, लेकिन हमें अपना जो नैब का निज़ाम जो है ना वो ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, वो ज़्यादा उसके अंदर एक ज़्यादा इंश्योर करे कि वो कन्विक्शन तक जाए। सो उस हद तक तो मैं एग्री करता हूँ। बाकी रह गया प्रोडक्शन ऑर्डर की बात। प्रोडक्शन ऑर्डर का मसला ये है
कि मैं और किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहा, मैं कोई शायद खाकान अब्बासी की या किसी एक की बात नहीं कर रहा। बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जमहूरी जो कदरें हैं उनको ढाल बनाते हैं अपनी लूट मार को बचाने के लिए। खाकान अब्बासी इज वन ऑफ देम। मैं जो बात कर रहा हूँ मेरी सुन लेना। मैं उसका फैसला मैंने नहीं करना, वो अदालत ने करना है कि खाकान अब्बासी है या नहीं, इसलिए मैं अमूमी बात कर रहा हूँ। अब मुझे आप बताएं कि सिंध असेंबली के स्पीकर साहब जो थे उनको नैब ने पकड़ा और वो लगातार सिंध असेंबली का सेशन चलता रहा। ठीक। और सो मच सो कि सिंध असेंबली को सब जेल करार दे दिया गया। ठीक। जरा अंदाजा लगाएं, ताकि जितना भी प्रोसेस है उसकी नफी की जा सके। इसी तरह ही बाकी जगह। तो ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर है, प्रोडक्शन ऑर्डर का मकसद ये था कि जब कोई वोटिंग होनी है, जब कोई ऐसी चीज़, गवर्नमेंट ये ना करे कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करके लोगों को वोटिंग से रोक सके। ठीक। प्रोडक्शन ऑर्डर का ये मतलब नहीं है कि जी आप खा जाएं पाकिस्तान को और आपको जनाब सारा वक्त असेंबली में बैठ के आप रोज सुबह शाम वहीं बैठे रहे। तो ये इसका मतलब है कि आप जमहूरी कदरों का और या जमहूरी जो चीजें हैं उनका नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को बचाने। बट शौकत महमूद साहब, किसने, आप खुद कह रहे हैं कि प्रोसेस स्लो है, हम हतमी तौर पे किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बट यू आर ए सीजन्ड पॉलिटिशियन, यू आर ऑल्सो अ थिंकर। इतने साल पाकिस्तान को आपने स्टडी किया है, कभी ऐसे हुआ कि गवर्नमेंट के, आप PMLN ले लें, उनके टॉप लीडरशिप आपको जेल में नजर आ रही है या अंडर कस्टडी है? मरीम नवाज साहिबा हों, नवाज शरीफ साहब हों, शायद खाकान अब्बासी साहब हों, मिफ्ता इस्माइल साहब हों, साद रफीक साहब हों, दिस इज लॉन्ग लिस्ट। सिंध को ले लें या पीपल्स पार्टी को ले लें, सॉरी आई करेक्ट माई सेल्फ, जरदारी साहब हैं, उनकी हमशीरा हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं। सो इतने लोग आपने देखे हैं अंडर कस्टडी या इन जेल एट वन टाइम जब एक गवर्नमेंट हो, चाहे मार्शल लॉ की हो। मेरा ख्याल है कि अगर सही एहतसाब इस मुल्क में किया जाए ना, तो ये तो बहुत थोड़े लोग हैं। कम से कम कोई अशराफिया में से कोई 150-200 ऐसा आदमी है जिसको अंदर होना चाहिए और कन्विक्ट होना चाहिए हर तरफ से, जहां भी है, और कन्विक्ट होना चाहिए। क्योंकि इस मुल्क के साथ जो ज्यादती हुई है वो कोई मामूली ज्यादती नहीं है। मैं सिर्फ, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये फैसला हुकूमत नहीं कर रही कि किसको गिरफ्तार करना है और किसको नहीं करना। ये फैसला जो है वो नैब कर रही है। हम अकाउंटेबिलिटी के हक में हैं। हमने इलेक्शन लड़ा है एहतसाब के नारे के ऊपर, हमने इलेक्शन लड़ा है। एहतसाब करना हमारा फर्ज है, लेकिन जो निज़ाम है एहतसाब का वो नैब के हाथ में है। Right. और मुझे थोड़ी उससे शिकायत है। और मुझे शिकायत ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं रहे। मुझे शिकायत ये है कि वो जिस तरीके से कर रहे हैं उससे उन लोगों के लिए हमदर्दी पैदा हो रही है जो कि मेरी दानिस्त में, और मैं नाम नहीं लूंगा चाहे आप कहें भी, कि जो इतने महाल लुटेरे हैं कि सारी दुनिया में उनकी मिसाल दी जा सकती है। ओके, वक्त हुआ एक ब्रेक का, एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। सो वन मोर थिंग, आपने कहा लास्ट, जो आपने अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में आपने कहा थिंग्स हैव चेंज्ड। एक और बात भी आपने उससे की थी, एंड दिस इज राइट आफ्टर विनिंग द इलेक्शन। जो आपका ये इंटरव्यू है वही वाला है, उसमें एक और बात की थी शफकत साहब ने, लेट्स वॉच दैट। मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। जो असूल है, आप चाहते हैं कि साफ सुथरी कैबिनेट हो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कोई ऐसा शख्स जो कि करप्शन का, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है या करप्शन जो उस पर साबित हो चुकी है या कोई ऐसी बात है, वो नहीं पॉइंट होगा। साफ सुथरे लोग हैं। बाकी डू यू थिंक ये एक साल डाउन द लाइन ये बात आपने पूरी की है? मुझे बताएं कि किसको आप समझते हैं कि जो करप्ट है? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं तो समझता हूँ सब सही है, बिल्कुल ठीक। किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है? जो आपने बदली रीशफल की, उसकी वजह क्या थी? आप अगर ये समझती हैं कि कोई ऐसा बंदा कैबिनेट में है जो आपकी दानिश में करप्ट है, तो आप कहें। मैं तो समझता हूँ कोई भी नहीं है। So you are saying कि you are standing by this commitment? 100%। एक और दूसरी बात यह है कि अगर कोई कॉन्ट्ररी चीज है तो ठीक है, नैब मौजूद है, उसको एक्शन ले। ये तो आप लोग, तो वो गवर्नमेंट है जो वादा करे, हम लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो कैबिनेट में ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आ रहा। ओके, सो एक और ही शफल होने जा रहा है कैबिनेट में? हकीकत है मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। हकीकत है कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब एक हफ्ते से गए हुए हैं। आप यकीन करें, और ये कोई मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाह रहा, कि सुबह 9 से लेके रात के 8-9 बजे तक काम करते रहते हैं
अपने मिनिस्ट्री के इतने काम है करने वाले। मैंने इन दिनों में इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की, इन दिनों में मैं नेशनल करिकुलम काउंसिल की मीटिंग्स की, इन दिनों में 2.5 साल के बाद हमने स्काउट्स का कमिश्नर जो है वो हमने इलेक्ट करवाया। हमने इतने काम किए हैं पिछले इस हफ्ते में। मुझे हकीकत है इसका इल्म नहीं है, मुझे ये इल्म है कि मैं अपनी मिनिस्ट्री में जो मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, और मैं बहुत मुतमिन हूँ अपने प्रोग्रेस से। पर लेट्स से कोई और मिनिस्ट्री लेने का कहें आपको खान साहब, लेट्स से हाइपोथेटिकली, तो कौन सी आप मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे यहीं रहने दें। यहीं रहने दें? हाँ जी। नॉट एनी अदर मिनिस्ट्री? बिल्कुल नहीं। ओके, चलिए एक और जो मसला है, आई नो दैट ये आप इस पर जिक्र भी करते रहे, जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल है उनके लिए क्या करें हम? देखें, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये जो हम 2 करोड़ का फिगर देते हैं, इसके अंदर थोड़े बच्चे वो हैं जो कि आप समझें प्राइमरी लेवल के हैं। ठीक। प्राइमरी लेवल में एनरोलमेंट ज्यादा है। प्रॉब्लम है 10 से लेके 15 साल तक के जो बच्चे हैं ना, ठीक है, या 10 से 16 के जो बच्चे हैं, वहां पे प्रॉब्लम है। ठीक। जिन्होंने थोड़ी देर के लिए स्कूल गए फिर स्कूल छोड़ दिया। बट ड्रॉप आउट रेट तो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, उसकी वजह हमारे ड्रॉप आउट जो है ना, ये जो फिगर है इसमें बड़ा लार्ज प्रोपोर्शन ड्रॉप आउट्स का है। ठीक है। अब ड्रॉप आउट्स क्यों है? ड्रॉप आउट्स इसलिए है कि जो वालिदैन हैं, जो खास तौर पे गरीब वालिदैन हैं जिनके रिसोर्सेज कम है, वो समझते हैं कि बच्चों को 10, 11 साल, 12 साल की उम्र में किसी काम में लगा दें। ठीक है। तो उसकी वजह से वो स्कूल जाना छोड़ देते हैं। अब हमने जो करना है और जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अल्लाह हमें कामयाब करे, हमने ये करना है कि हमने हुनर की तरफ बढ़ना है, ताकि वालिदैन ये समझें कि हमारे बच्चे एक ऐसा हुनर स्कूल में सीख रहे हैं जिससे उनकी इनकम में इजाफा होगा। इसलिए अभी हम इनिशियली मैट्रिक टेक एक प्रोग्राम शुरू करने लगे हैं, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि 300 स्कूलों में हम हुनर की तालीम, स्किल के वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो हम शुरू कर सकें। उससे क्या होगा कि आपकी एनरोलमेंट में इजाफा होगा। अगर वालिदैन को ये नजर आना शुरू हुआ कि इस करने से बच्चों की इनकम लेवल जो है वो इम्प्रूव कर जाएगा। सो ये इज वन ऑफ द मेजर्स। बाकी तो देखें ना, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम ये है कि प्राइमरी स्कूल बेशुमार है, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल कम है। अब हमने ये सबको तरगीब दी है सूबों को। आपको पता है स्कूल एजुकेशन फेडरल सब्जेक्ट नहीं है, वो एसेंशियली प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। इसलिए हमने सारे सूबों को एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कहा है कि आप मेहरबानी करके जो मिडिल प्राइमरी स्कूल हैं उनमें दोपहर को एक मिडिल स्कूल की शिफ्ट शुरू कर दें। ठीक है। यानी कि उसी बिल्डिंग में, उसी रिसोर्स में, और टीचर्स को थोड़ा सा इजाफी पैसे दे के उसमें कर दें, या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रिमोट लर्निंग के जरिए आप दोपहर की जो मिडिल स्कूल, उससे भी एनरोलमेंट जो है बढ़ेगी, और उससे जो आपकी ये जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद है वो कम होगी। भाई कब से शुरू होगा? इंशाल्लाह ये जल्दी शुरू हो जाएगा। कुछ जगह हो गया है, खैबर पख्तूनख्वा में ऑलरेडी शुरू हो गया है, पंजाब में भी वो शुरू करने वाले हैं, और मेरा ख्याल है शायद उन्होंने पंजाब में भी शुरू कर दिया, क्योंकि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन एज ए पॉलिसी आप इस्लामाबाद में तो कर सकते हैं। इस्लामाबाद में हमने शुरू कर दिया है, लेकिन इस्लामाबाद में आपको पता है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है वो सिर्फ 11,000 है, और उनमें से 7,500 को हमने ऑलरेडी एनरोल भी कर लिया। ओके, दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट बाय द वे। इसके बाद मैं शो कर दूंगी। नहीं, आपने कर दिया है वाकई। आप जाएं, जाके आपको जाके देखें। उसके अलावा खैर और भी हमने बड़े, एक छोटा सा, क्योंकि पेरेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं इसमें, मैं आपको बता दूं, हमारे मुल्क में एकेडमिक कैलेंडर कोई अजीब से, कोई बोर्ड रिजल्ट अनाउंस कर रहा है जून में, कोई जुलाई में, कोई सितंबर में, कोई कहीं यूनिवर्सिटी की एडमिशन कभी कहीं हो रही है, कभी कहीं। तो हमने अब इसको यकसानियत पैदा कर दी है। ठीक। कि सारे बोर्ड, जितने भी पाकिस्तान 29 बोर्ड है, वो अपने रिजल्ट 15 अगस्त तक सारे अनाउंस कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी की एडमिशन शुरू हो जाएंगी, और 15 से सितंबर या पहली अक्टूबर से यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर जो है वो शुरू हो जाएगा। तो उससे बच्चे जो स्कूल में हैं उनको मौका मिल जाएगा कि वो यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उस तरीके से आगे। तो यूनिवर्सिटी को, स्कूलों को, बोर्डों को हमने अलाइन कर दिया। ओके, वन मोर क्वेश्चन जो कि प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा गया था कि फी जो है वो एक खास प्रोपोर्शन में रहेगी। क्या बहुत शिकायत आई कि स्कूल्स इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट किसने कराना है?
देखिए शिकायतें आ रही हैं, और जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो फिर टीचर्स को या फारिग कर रहे हैं, टीचर्स के पैसे निकाल रहे हैं, खुद से नहीं दे रहे। देखिए बात यह है कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि जब आप एक प्राइवेट सेक्टर एंटिटी पे इंटरफेयर करेंगे तो उसके अंदर से उसके कई मुज़मरात पैदा होंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जी 20% फीस कम कर दी जाए, तो उससे हुआ क्या कि स्कूलों ने टीचर्स को फारिग करना शुरू कर दिया, लोअर स्टाफ को फारिग किया जी, फैसिलिटीज रोक ली, ये किया वो किया। खैर वो डिसीजन में अब चेंज आ गया। देखें हर चीज़ के अच्छे पहलू भी होते हैं, मनफी पहलू भी होते हैं। प्राइवेट स्कूल्स ने और जिस तरह मदरसों ने एक बहुत बड़ी जो कमी थी उसको पूरा किया, ख़ास तौर पे गरीब बच्चों के लिए, इसी तरह जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, और प्राइवेट स्कूल्स बाय द वे 50 रुपए से लेकर 40,000 तक ऐसे, ठीक। प्राइवेट स्कूल्स ने वो कमी पूरी की जो रियासत की जो नाकामी थी, कि रियासत ने जो 70 साल में तालीम को निगलेक्ट किया उसको था, कवर किया, ठीक। उसको कवर किया। और ये भी कहना पड़ेगा कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों ने बहुत ही आला म्यार की तालीम दी। सो म्यार भी अच्छा था उनका, और लेकिन अब उसका एक मनफी पहलू भी है। मनफी पहलू ये है कि वो कारोबार बनता गया, ठीक। और उसमें जितने फीसें जो हैं वो एक बेशुमार लोग इस फील्ड में इसलिए आए कि ये बड़ा अच्छा कारोबार था, इससे बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते थे, ठीक। सो आहिस्ता आहिस्ता फीसें बढ़नी शुरू हो गई। जब फीसें बढ़नी शुरू हो गई तो जो मिडिल क्लास का पेरेंट है, जो कि सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहता क्योंकि सरकार की फेलियर थी, सरकारी स्कूल इस काबिल नहीं थे कि बच्चों को भेज दिया जाए, तो उनके लिए प्रॉब्लम शुरू हो गया। फीस बढ़ गई, वो उसको पे नहीं कर सकते थे। फिर प्राइवेट स्कूलों में, चंद प्राइवेट स्कूलों ने किताबों के बारे में भी कहा कि जी वहाँ से ख़रीदें, उधर भी एक लिहाज से उनके पे टीका लगा दिया। उसके बाद उनको अगर 4 बच्चे पढ़ रहे हैं तो दूसरे तीसरे बच्चे के लिए कोई कंसेशन ना दिया। यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ गई प्राइवेट स्कूलों के, एलीट, खास तौर पे एलीट प्राइवेट स्कूलों में। सुप्रीम कोर्ट हैड टू इंटरफेयर। सुप्रीम कोर्ट हैड टू इंटरफेयर। अब प्रॉब्लम ये है, अब हमारा ये काम है, और ये हमने एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में डिस्कस भी किया, हमारा ये काम है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद कराएं, और सरकारी स्कूलों को भी अपलिफ्ट करें। वो तो खैर करना ही करना है। अगर सरकारी स्कूल अपलिफ्ट नहीं होंगे तो ये बातें चलती रहेंगी। हमने अब, मैं सिर्फ आपके तवज्जुह से और टीवी प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है क्या जिसको हमने करना है। वो ये है कि 2017 की बेस लाइन है फी, जो 20% कम की गई थी वो 2017 के बाद की गई थी, ठीक। तो अगर हम 2017 का बेस लाइन लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो कम करने वाला